देने के लिए हम तुम की जगह आप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में बहुत से अन्य शब्द हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं किसी को रिस्पेक्ट दे सकती हूँ या उससे एक मैनरफुल वे में बात कर सकती हूँ। आज इस वीडियो में हम उन्हीं वर्ड्स पे गौर देंगे जिनको यूज करके आप अपने बोलने के तरीके को और बेटर कर सकते हैं। और जब आप किसी से बात करेंगे उन वर्ड्स की यूटिलाइजेशन करके, तो उनको भी लगेगा कि आप उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहूं गेट आउट, कितना रूड साउंड करता है। इसी तरह से मैं कहूं गिव मी द पेन, बहुत रूड साउंड होगा। यहीं पे अगर मैं कह दूं प्लीज गिव मी द पेन, तो कितना टोन ऑफ वॉइस मेरा बदल जाता है। उस वर्ड या उस सेंटेंस का मीनिंग ही बिल्कुल बदल जाता है। जहां आपको पहले मेरी अप्रोच रूड लगी होगी, अब आपको मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ आने लगा होगा और आपको लगा होगा दैट आई नीड द पेन और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं वो चीज मांगने के लिए। तो हर चीज, हर सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता है जब उनमें हम इन गुड मैनर्स से रिलेटेड वर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं। तो अब देखते हैं कि वो अलग अलग वर्ड्स कौन से हैं और उनकी यूटिलाइजेशन यानी कि उनका इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है। पहला वर्ड आता है प्लीज। प्लीज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। प्लीज पास मी माई बैग, यानी कि प्लीज मुझे मेरा बैग दे दो। प्लीज गिव मी द पेन, यानी कि प्लीज मुझे पेन दे दो। यही मान लीजिए आपको किसी सीट पे बैठना है, वहां पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो आप उससे बड़े प्यार से पूछ सकते हैं प्लीज कैन आई सिट हियर। तो इससे वो इंसान आपकी बात पे गौर भी देगा और उसे अच्छा भी लगेगा कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसे ऑर्डर नहीं दे रहे। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे जो कि होता है सॉरी। वेल, जब भी हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें कहना चाहिए सॉरी। ये एक तरीका होता है किसी को बताने का कि आप अपने किए के लिए पछतावा कर रहे हैं, यानी कि आपको बुरा लग रहा है जो आपने गलत किया है। सॉरी का इस्तेमाल एक और जगह होता है जब आपको किसी को सहानुभूति देनी है। मान लीजिए आपके रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई है और आप उनके घर गए हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, यानी कि आपको जो लॉस हुआ है उसके लिए मुझे खेद है। तो आप सॉरी का इस्तेमाल दो जगह करते हैं, जब आपने कोई गलती कर दी है या कोई गलत काम किया है और आपको उसके लिए पछतावा है, तो आप अपोलोजाइज करने के लिए कहते हैं सॉरी। और दूसरा, आप जब किसी को कोई सहानुभूति या सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तब आप यूज करते हैं द वर्ड सॉरी। अगला वर्ड है थैंक यू। वेल, जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि आप उनसे खुश हैं या उन्होंने जो आपके लिए किया है वो आपको अच्छा लगा है। थैंक यू इज अ वे ऑफ एक्नॉलेजिंग, यानी कि जो इंसान ने आपके लिए किया है या जो कुछ अच्छा हुआ है, आप उसके लिए उसको शुक्रिया कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि थैंक यू है शुक्रिया। मान लीजिए मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया है, तो मैं इन रिटर्न क्या कहती हूँ, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। तो इससे लगता है कि मैं कितनी खुश हूं कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। तो ये वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने वे ऑफ टॉकिंग को भी बेटर कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको इन रिटर्न क्या बोलना चाहिए? वेल, वो वर्ड है योर वेलकम, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए किया, अपने दिल से किया, सो नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं कि हम एक मैनरफुल वे में बात कर सकें। अब चलते हैं आगे अपने अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है एक्सक्यूज मी। वेल, जब भी आपको कोई भी सिचुएशन को डिस्टर्ब करना है, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं जहां पर एक मीटिंग चल रही है, लेकिन आपको बहुत ही तुरंत किसी अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, तो आप उस मीटिंग से यूं ही उठ के तो बाहर नहीं चले जाएंगे, कितना रूड लगेगा वो। तो इसलिए आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है एक्सक्यूज मी। तो आप कह सकते हैं कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, यानी कि क्या आप मुझे इस मीटिंग में से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज का हिंदी मीनिंग होता है बहाना, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए क्या मुझे इस बहाने से बाहर जाने दे सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको बोला तो हमने कितने अच्छे से बोला, एक्सक्यूज मी आई वॉन्ट टू गो देयर, यानी कि आपके रास्ते में अगर कोई दो लोग खड़े हैं और आप उनके बीच में से निकलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी अ साइड। तो आप उन्हें प्यार से अप्रोच कर रहे हैं, और जब आप उन्हें प्यार से अप्रोच करते हैं तो वो भी आपकी बातों को बेटर तरीके से समझते हैं और वो उसे रूट कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते हैं। तो ये सारे ही वर्ड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी गुड मैनर्स प्रेजेंट करने में। अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं
अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में, तो इससे पता लगता है कि आप में कितनी सारी गुड मैनर्स हैं, आप में एक तहजीब है, आप में एक शर्म है, और आप अच्छे से किसी इंसान से बात कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूज द वर्ड प्लीज। जब आपको किसी से अपोलोजाइज करना है अपनी गलती के लिए या किसी को सहानुभूति दिखानी है, तो यूज द वर्ड सॉरी। जब आपको किसी को अप्रिशिएट करना है या आपको किसी को शुक्रिया बोलना है, तो से थैंक यू। और अगर आपको थैंक यू का रिप्लाई देना है, उसको एक्नॉलेज करना है, तो से वेलकम। अगर आपको किसी सिचुएशन को तोड़ के उसे डिस्टर्ब करके निकलना है, तो से एक्सक्यूज मी। अगर आप इन 5 गुड मैनर्स वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे, आई एम श्योर लोगों का परसेप्शन यानी कि उनका आपको देखने का नजरिया भी बदलेगा और वो देखेंगे कि आप कितने प्यार से किसी चीज को अप्रोच करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने सीखा कि कैसे इन कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके मैं अपनी मैनर्स को पोर्ट्रे कर सकती हूँ और ये दिखाते हैं कि मुझ में कितनी गुड मैनर्स है। तो इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। आज हम तीनों टेंसेस के सबसे सिंपल टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिंपल फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म। तो यार ये फ्यूचर फॉर्म क्या होता है? अगर मुझे कोई फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाना हो तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? आज की क्लास में हम यही समझेंगे। हमने पुरानी क्लासेस में सौरभ और हिमांशी के साथ यह तो समझ लिया है कि हर एक सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट्स क्या होते हैं, एक बार बोलिएगा। जी हां, ये पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और पंगा। सब्जेक्ट, वर्ब और पंगा। हमने यह भी समझ लिया है कि किसी भी टेंस के वजह से सेंटेंस का कौन सा पार्ट चेंज होता है? वर्ब चेंज होता है। यानी कि सब्जेक्ट और पंगा पार्ट एग्जैक्टली सेम रहेंगे सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में। चेंज होगा तो सिर्फ एक पार्ट होगा, वो कौन सा है? वर्ब। आइए समझते हैं कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इन पार्ट्स को कैसे अरेंज करना होगा। देखिए, सारे टेंसेस में सबसे सिंपल टेंस जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। हमने अभी तक देखा है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा। क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद पंगा। यह हो गया कोई भी नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेट। अब अगर हमें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में फ्यूचर टेंस में बनाना हो तो हम इस फॉर्मूला को जरा सा चेंज कर देंगे। इसमें हम एक नया शब्द डालेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यह नया शब्द क्या है। यह नया शब्द है विल। यह नया शब्द है विल। तो फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमारा नया फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस पंगा। तो जो पुराना सेंटेंस का फॉर्मूला था उसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक नए शब्द को ऐड कर दिया विल, और हो गया फ्यूचर टेंस कंप्लीट। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हो गया फ्यूचर टेंस कंप्लीट। फ्यूचर टेंस पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे आसान टेंस है मास्टर करने के लिए, क्योंकि हर एक सेंटेंस में हमें सिर्फ एक नए वर्ड को ऐड करना होगा, वो वर्ड है विल। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि बेस्ट समझना तब होता है जब हम एग्जाम्पल्स के साथ, अपने दिनचर्या के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करें। सबसे पहला एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज जाता हूं। आई गो टू कॉलेज। यहां पर आई क्या चीज है? सब्जेक्ट, एकदम सही। गो क्या चीज है? वर्ब, एकदम सही। अगर हमें इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बताना हो तो आपको याद होगा फॉर्मूला के हिसाब से क्या चेंज होगा? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में विल शब्द आ जाएगा। तो हमारे फ्यूचर टेंस में ये सेम सेंटेंस हुआ आई विल गो टू कॉलेज, यानी कि मैं कॉलेज जाऊंगा। आई विल गो
टू कॉलेज। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्यूचर टेंस को समझने के लिए मैं आपको एक पैराग्राफ के थ्रू पूरा सिनारियो एक्सप्लेन करूंगा। मानिए हम सब कहां जा रहे हैं? दिल्ली से आगरा। हम कब जाएंगे? कल। हम आगरा जाकर ऑब्वियसली ताजमहल देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा खाएंगे। ये सारी चीजों को फ्यूचर टेंस में बताने के लिए इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनिएगा। वी विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। वी विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। वी हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब, बीच में क्या आ गया? विल। विल यानी कि फ्यूचर टेंस। वी विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। वी विल कैच द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली एट 12 o'clock. We will catch the train from Delhi at 12 o'clock. We will reach Agra by 3 p.m. We will reach Agra by 3 p.m. We will go to the Taj Mahal. We will go to the Taj Mahal. We will have Agra's famous petha. We will have Agra's famous petha. The next day, we will go to the Red Fort. The next day, we will go to the Red Fort. We will also explore the city markets. We will also explore the city markets. We will have a wonderful time in Agra. We will have a wonderful time in Agra. इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप गौर से देखेंगे और आपको नोट्स में ये सारे सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उनके बीच में कौन सा एक शब्द आ रहा है? विल। तो विल शब्द को यूज करके हम फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल शब्द ही फ्यूचर टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है और इस शब्द को आप यूज करके फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज की प्रैक्टिस में भी आपको फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस बनाने को मिलेंगे। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिस में कंप्लीट करिएगा। अगले लेसन में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।